हम ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां से आगे चढ़ाई थी और उस जगह पर हम निक स्टुअर्ट के ठिकाने से देखे जा सकते थे। गो जरूरी नहीं था कि उस वक्त वो अपने ठिकाने पर ही होता, उसका किसी दूसरे पहाड़ की चोटी पर मौजूद होना भी मुमकिन था। ये भी हो सकता था कि उस वक्त वो नींद के मजे ले रहा होता। इसके अलावा भी कई एहतमाल मुमकिन थे और एक स्नाइपर को मैदान जंग में सारे इम्कानात को मद्देनजर रख कर हरकत करना पड़ती है। ऊपर की जानिब हरकत करते हुए मैंने दरख्तों, झाड़ियों और पत्थरों की आड़ का इस्तेमाल खुद भी किया और अकरम को भी बार बार मोहतात रहने का मशवरा दिया। ऊपर पहुंचकर हमें मतलूबा पहाड़ी बिल्कुल करीब नजर आने लगी, जहां पहुंचकर मैंने निक स्टुअर्ट के ठिकाने की निगरानी करना थी। लेकिन इतने करीब नजर आने के बावजूद अभी तक एक नाला दरमियान में हायल था, इसलिए वो थोड़ी सी दूरी खत्म करना भी हमें काफी दुश्वार लगा था। दूसरी तरफ के नाले में उतरकर हम ऊपर पहुंच गए। वो नाला हमारा 2 घंटे से ज्यादा वक्त ले गया था और इतना वक्त एहतियात से हरकत करने की वजह से लगा था। बुलंदी पर पहुंचकर भी हम निक स्टुअर्ट वाली पहाड़ी से काफी नीचे गए थे। वहां उस वक्त मोर्चा बनाना तो मुमकिन नहीं था, अलबत्ता आड़ में रहकर मैंने अपने जिस्म, राइफल और अकरम को झाड़ियों की सब्ज टहनियों से छुपा जरूर लिया था। एक दरमियानी पत्थर के पीछे लेटकर मैंने राइफल को 2 पाई पर लगा दिया। उसके बाद फासला नापने वाले आले से मतलूबा पहाड़ी का दरमियान नापा और टेलीस्कोप साइट पर रेंज लगा दी। अकरम खामोशी से मेरी कार्रवाई देखता रहा। मैंने कहा, अकरम याद रखना, किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल में आड़ छोड़ने की गलती न करना। अब हम खतरे की हुदूद में मौजूद हैं और आड़ से बाहर निकलने वाला उज़्व तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। वो खुशदिली से बोला, बेफिक्र रहें ज़ीशान भाई, मैं मोहतात हूँ। रेंज मास्टर पर लगने वाली लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट कारकर्दगी के लिहाज से एक उम्दा साइट है। आम आंख की निस्बत 25 गुना ज्यादा दिखाने की खासियत रखती है। मैंने साइट के सामने वाला और अकबी कवर हटाए और सामने वाले इलाके का जायजा लेने लगा। अभी तक मैंने राइफल को कॉक नहीं किया था। जिस पत्थर के पीछे हम लेटे थे वहां से हम लेट कर ही दुश्मन की नजर और फायर से बच सकते थे। अकरम ने पूछा, मेरा काम क्या होगा? मैंने कहा, तुम्हारा काम दाएं बाएं का जायजा लेकर किसी भी हल्की सी हरकत के बारे में मुझे मुत्तला करना है, मैगजीन को लोड करना वगैरह वगैरह। उसने इश्तियाक भरे लहजे में कहा, वगैरह का मतलब है कि उसके अलावा भी कोई काम है। मैंने कहा, स्नाइपर के साथ जो दूसरा आदमी होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं, मगर वो तुम नहीं कर सकोगे। उसने पूछा, मसलन? यकीनन उसे स्नाइपिंग के मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा जानने का शौक था। मैंने कहा, हवा की रफ्तार नापना और तेज या दरमियानी हवा की सूरत में हिसाब लगाकर डिफ्लेक्शन मालूम करके लगाना, फासला नापना, रेंज लगाना, फायर होने वाली गोली को जांचना भी तुम्हारी जिम्मेदारियों में आता है, मगर फिलहाल तुम्हें इन कामों के बारे में मालूम नहीं, इसलिए कोई बेएहतियाती किए बगैर पड़े रहो। उसकी जिम्मेदारियां दोहराते हुए मैंने एक बार फिर उसे मोहतात रहने की ताकीद की और उसकी ठीक है सुनते ही मैंने साइड से इलाके का जायजा लेना शुरू कर दिया। अचानक मुझे हल्की सी चमक दिखाई दी। ये चमक निक स्टुअर्ट के ठिकाने वाली पहाड़ी के बाएं जानिब मौजूद निस्बतन हमवार और हमारी तरफ मौजूद ढलान से आई थी। मैंने फोकसिंग नॉब को घुमाकर मंजर को मजीद वाज़े किया। उस जगह का फासला हमसे 1.5 किलोमीटर होगा। सब्जे के ढेर ने मुझे चौंका दिया था। मैंने फौरन राइफल कॉक करके मतलूबा रेंज लगाई और उसके बाद मैं शीशे की समत पर शिस्त लेने ही लगा था कि अचानक मुझे शोला दिखाई दिया। यकीनन फायर किया गया था। सेकंड के चौथाई हिस्से में मैंने खुद को नीचे गिराया और उसी वक्त गोली टेलीस्कोप साइट के अगले अदसे को तोड़ती हुई आई ग्लास से गुजर गई और साथ ही गोली चलने का हल्का सा धमाका सुनाई दिया। गोली की रफ्तार आवाज से तेज होती है। अगर मुझे आई ग्लास से आंख हटाने में आधे सेकंड की भी देर हो जाती तो स्नाइपर राइफल की ताकतवर मेरी आधी खोपड़ी लेकर उड़ जाती। अकरम घबराते हुए उठकर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, ज़ीशान भाई आप ठीक तो हैं? उसे लगा था शायद गोली मुझे लगी है। मैंने कहा, लेट जाओ बेवकूफ। मैं उसी तरह औंधे मुंह लेटे लेटे चिल्लाया, मगर मेरा चीखना बेकार था। वो गोली से तेज हरकत नहीं कर पाया था। एक तेज कर्राह के साथ वो नीचे गिरा और हाथ छिटकने लगा। सर में लगने वाली गोली जल्द ही उसे ख्वाहिशात की दुनिया से बहुत दूर ले गई थी। मेरे बार बार मोहतात रहने की नसीहत बेअसर गई थी। मैंने वहीं लेटे लेटे गर्दन को मोड़कर उसका जायजा लिया, लेकिन वो हर किस्म की मदद से बेनियाज हो चुका था। उसके साथ ही मैं खुद भी फंस गया था। एक स्नाइपर अपने काम के मामले में बहुत साबित कदम होता है। वो इतनी जल्दी अपने हदफ का पीछा नहीं छोड़ता। अगर वो अपने शिकार को मुर्दा भी समझ ले तब भी वो मुंतजर रहता है कि शायद लाश के उठाने के लिए कोई वहां आ जाए और उसे एक नया हदफ मिल जाए। अगर मैं लेटे लेटे भी पीछे की तरफ सरकता, फिर भी पत्थर से जरा दूर हटते ही मेरा जिस्म नजर आना शुरू हो जाता और फिर एक माहिर निशानेबाज के लिए मुझे निशाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक दफा मैंने भी कबील खान के कमांडर रोशन खान को उसी तरफ पत्थर के अकब में घेरा था और आज मैं खुद घेरे में आया हुआ था। दोपहर 12 बजे का वक्त था और मुझे पक्का यकीन था कि रोशनी खत्म होने तक तो निक स्टुअर्ट ने वहां से शिस्त नहीं हटाना थी, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता तो ऐसा ही करता। मगर यूं अपने दुश्मन से दुबक कर मुसलसल वहां पड़े रहना मेरे लिए निहायत जिल्लत आमेज था।
एक स्नाइपर होने के नाते मुझे मुखालिफ स्नाइपर के हरबों का तोड़ आना चाहिए था। उसके सामने 4-5 घंटे मुसलसल दुब के रहने से बेहतर था कि मैं गोली खा लेता। अपने गुस्से को पसे पुश्त डालकर मैंने ठंडे दिमाग से इस हालत से निकलने की तदबीर सोची और उस पर अमल करने के लिए मैंने हाथ बढ़ाकर अकरम की क्लैशनकोफ से मैगजीन उतारी और उसके सर पर बंधी चादर खोलकर मैगजीन पर लपेटने लगा। चादर को मैंने इस तरह लपेटा था जैसे इंसान की खोपड़ी हो। चादर में लिपटी मैगजीन को मैंने बिल्कुल धीरे से यूं बुलंद किया जैसे कोई आदमी सर उठाकर आगे का जायजा लेना चाहता हूँ। मैगजीन के चादर लिपटे हुए गोल हिस्से की आड़ से बाहर आने की देर थी। एकदम मेरे हाथ को झटका लगा और मैगजीन उड़कर दूर जा गिरी। उसके साथ ही मैंने अकब की तरफ मौजूद ढलान की तरफ जकन भरी और दूसरी छलांग के साथ मैं ढलान की पनाह हासिल कर चुका था। एक स्नाइपर होने की वजह से मैं जानता था कि निक को फायर करने के बाद राइफल को दोबारा कॉक करना होगा। उसके बाद दोबारा शिस्त कायम करते हुए 2-2.5 सेकंड लग जाते और इतनी मोहलत मेरे लिए काफी थी। जहां आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि कुछ स्नाइपर राइफल्स ऑटोमेटिक भी तो होती हैं और मुमकिन था कि उस वक्त निक स्टुअर्ट के पास कोई वैसी ही राइफल होती। ऐसी सूरत में मेरा मारा जाना यकीनी था, तो मुझे कम से कम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। लेकिन स्नाइपर हर छोटी से छोटी जुजियात को नजरअंदाज नहीं करता। स्नाइपिंग में इस्तेमाल होने वाली तमाम ऑटोमेटिक राइफलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक होती है। इससे ज्यादा इलाके तक मार करने वाली यानी हैवी स्नाइपर राइफल्स ऑटोमेटिक नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी राइफल को अगर ऑटोमेटिक बनाया जाए तो यकीनन वो फायर करने वाले आदमी के कंधे को तोड़ दे। और उस वक्त निक स्टुअर्ट 1.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। यकीनन वो हैवी स्नाइपर राइफल ही इस्तेमाल कर रहा था। ढलान की आड़ में लेटकर मैं अंधेरा छाने का इंतजार करने लगा, क्योंकि अपने साथी की लाश और अपने हथियारों को फेंक कर भाग जाना मुझे किसी सूरत जेब नहीं देता था। अकरम की क्लैशनकोफ और मेरी रेंज मास्टर पत्थर के पीछे ही पड़ी रह गई थी। उन तक रसाई अंधेरा होने के बाद ही मुमकिन थी। यूं ही लेटे लेटे मेरा दिल दुख और नाउमीदी से भर गया था। निक स्टुअर्ट मुझसे कई गुना बेहतर साबित हुआ था। वो उस वक्त जुनूब मगरिब की जानिब और मैं उससे शुमाल मशरिक की जानिब मौजूद था। सूरज उसके दाएं हाथ और मेरे बाएं जानिब चमक रहा था, इस तरह कि हमारी टेलीस्कोप साइटों के सामने वाले अदसे यानी ऑब्जेक्ट लेंस पर सूरज की रोशनी यकसा पड़ रही थी। जिस तरह मुझे उसकी टेलीस्कोप साइट के अदसे की चमक नजर आ गई थी, इस तरह उसने भी मेरे अदसे की चमक से ही मुझे निशाना बनाया था और उसे मेरी खुशनसीबी ही कहा जाए कि उसके ट्रिगर दबाते ही मैं उसी जानिब मुतवज्जे था और फायर होने वाले शोले को देखकर हिफाजती इकदाम कर गुजरा। इस मायूसी के आलम में मुझे अपने प्यारों की याद बहुत शिद्दत से आने लगी। पलवशा के नजदीक मैं दुनिया में सबसे बेहतर निशानेबाज था। अगर उसे मैं कह देता कि एक निशानेबाज के हाथों में मरते मरते बचा हूँ तो यकीनन वो मेरी जान को आ जाती। मुझे झूठा, फ्रॉडी और जाने क्या क्या कहती। मेरा यार सरदार खान, जिसके होने से मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ जाया करती थी, मेरी पीठ पर थपकी देकर लाजमन यही कहता, राजा साहब उस फरंगी बेचारे को क्या पता कि उसने किसके साथ पंगा लिया है, चल अब बूथे पर हंसी ला और उठ जा। मोहतरम उस्ताद राव तसव्वुर साहब, जिनकी गालियां भी धुआं महसूस हुआ करती, फायर कराते हुए वो गलत फायर करने वाले को अपने मखसूस अंदाज में यूं डांटा करते, ओए बगैरता, ओ बेशर्मा, बहुत महंगी गोली है जो तुमने हवा में उड़ा दी है। अगर तुम में थोड़ी अकल भी होती तो ट्रिगर को यूं ना दबाते जैसे किसी का गला दबाया जाता है। यकीनन इस मौके पर उन्होंने मुझे यही कहना था कि लड़के, जब तुम्हें मालूम है कि मुखालिफ एक अच्छा स्नाइपर है और टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक दूर से नजर आती है, तो तुमने पॉप अप कवर, टेलीस्कोप साइट के शीशे पर चढ़ाने वाला प्लास्टिक का कवर जरा सा झुका कर क्यों नहीं रखा, ताकि उसके साए से शीशे की चमक छुप जाती। खबरदार दोबारा ऐसी गलती न करना। जाओ दोबारा कोशिश करो और गोली जाया न करना। या फिर उस्ताद उमर दराज, जिन्होंने यही कहना था, बेटा अपने से कमतर से मुकाबला करना कौन सा मुश्किल है, मजा तो तब आता है खुद से बेहतर का सामना करो और कभी भी खुद को कमतर ख्याल न करना। हो सकता है तुम्हारी हिकमत अमली में कोई गलती हो। अपने तमाम बही खा और हमदर्द आज मुझसे कोसों दूर थे, बस उनकी यादें और मोहब्बतें ही मेरा सहारा थी। कमांडर अब्दुल हक भी एक अच्छा दोस्त था, मगर सरदार जैसे जिगरी का मुतबादिल तो वो नहीं हो सकता था। मैं काफी देर यूं ही लेटा रहा। अचानक मेरे कानों में वायरलेस पर होने वाली बातचीत की आवाज आई। जिसके पास भी वायरलेस सेट मौजूद था, उसने आवाज को मुकम्मल खोला हुआ था। तभी तो काफी दूर से वो आवाज मेरे कानों में पड़ गई थी। एकदम चौकन्ना होते हुए मैं करीबी झाड़ी में घुस गया था। साथ ही मैंने कमर से बंधे होल्स्टर से बरेटा निकाल लिया। यह कीमती पिस्तौल भी मुझे जिला खान से ही मिला था। वो आदमी ढलान के ऊपर चलते हुए आ रहे थे। लम्हा भर बाद ही मुझे 2 आदमी दिखाई दे गए। उनकी हतमी तादाद का मुझे अंदाजा नहीं था। वायरलेस से उठती हुई आवाज मेरे कानों में पहुंच रही थी, मगर बातचीत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरी नजरों के सामने से गुजर कर आगे बढ़ गए। उनके अकब में एक और मुसल्ला आदमी भी मौजूद था। तीनों बरेटा पिस्तौल की रेंज में थे, मगर जब उनकी तादाद का अंदाजा न हो जाता, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। मैं बेहुज़ हरकत झाड़ी में दुबका रहा।
इस दफा मेरे कानों में बोलने वाले की वाज़ेह आवाज आई थी, जहां पर एक लाश और 2 हथियार पड़े हैं। ओवर। वायरलेस सेट से उभरने वाली आवाज तक भी मेरी समातों की रसाई हो गई थी। निक तो 2 लाशों का बता रहा था और तुम जानते हो इस बारे में उसका अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। ओवर। इस आदमी ने अंदाजा जाहिर किया शायद दूसरी लाश उनका कोई साथी उठाकर ले गया हो। ओवर। वायरलेस से आवाज आई, नहीं, ये जगह निक की निगरानी में है। एक शख्स यहाँ से जरूर फरार हुआ है, मगर वो अपने किसी साथी को उठाकर साथ नहीं ले गया। ओवर। इस आदमी ने कहा, यहाँ पर एक मैगजीन के साथ गोल चादर लिपटी हुई है और उसमें गोली पेवस्त है। यहाँ से भागने वाले ने यकीनन निक को बेवकूफ बनाया है। ओवर। उसने काफी बारीक बीनी से जायजा लिया था। वायरलेस से आवाज आई, ख्याल करो कहीं आसपास ही न छुपा हो। ओवर। फौरन ही उसे एहतियात का मशवरा दिया गया। इस आदमी ने मुतकब्बिराना अंदाज जाहिर करते हुए कहा, अगर उसे मरने का शौक हुआ तभी मरजान से पंगा लेगा। ओवर। वो खुद को कोई तोप चीज समझा हुआ था। उसका डील डोल और जिसामत भी उसके कहे हुए अल्फाज के मुताबिक थे। मोटा ताजा लंबा तड़ंगा देवनुमा इंसान था। उन्हें आखिरी पैगाम मौसूल हुआ, लाश को वहीं छोड़ दो और हथियार लेकर आ जाओ। ओवर एंड ऑल। उसने अपने साथी को हथियार उठाने का इशारा किया, चलो हथियार उठाओ। उसकी नजरें घूमते हुए चारों तरफ का जायजा ले रही थी। एक दफा उसकी उचटती हुई नजर उस झाड़ी पर भी पड़ी जिसमें मैं छुपा हुआ था। उसके दोनों साथी क्लैशनकोफों को कंधे से लटकाकर वहां बिखरा सामान समेटने लगे। दूरबीन, कंपस, लेजर रेंज फाइंडर, विंड मीटर, फालतू एमुनिशन वगैरह। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था कि हथियार सिर्फ एक आदमी के हाथों में था। उसे सिर्फ गोली मारकर मैं बड़ी आसानी से बाकी दोनों को हाथ ऊपर करवा सकता था, लेकिन कमांडर होने के नाते उससे मुझे ज्यादा मालूमात हासिल हो सकती थी। इसलिए उसके सर का निशाना साधने की बजाय मैंने उसके दाएं हाथ को निशाना बनाया जिसमें उसने क्लैशनकोफ पकड़ी हुई थी। बरेटा की नाल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था, इसलिए गोली चलने की आवाज की बजाय वो मरजान की चीख सुनकर हड़बड़ाए। क्लैशन पर मरजान की गिरफ्त खत्म हुई और क्लैशनकोफ नीचे गिर गई। उसने दूसरे हाथ से अपने मजरूब हाथ को थाम लिया। उसके साथियों ने हाथों में पकड़ा सामान फेंकते हुए कंधों से लटकी हुई क्लैशनकोफें उतारी, लेकिन उनकी कोशिश उतनी ही नाकाम हुई जितनी हवाई जहाज से बगैर पैराशूट के छलांग लगाने वाले की उड़ने की कोशिश नाकाम होती है। उनके सर में लगने वाली बरेटा की एक एक गोली काफी रही थी। उनके तड़पने के नजारे से बेनियाज होकर मैं मरजान की तरफ मुतवज्जे रहा। वो अपने बाएं हाथ से नीचे गिरी क्लैशनकोफ उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर बाएं हाथ को जाया करवाने का शौक है तो बेशक क्लैशनकोफ उठा सकते हो। मुझे कीनातोज नजरों से देखते हुए उसने हाथ में पकड़ी क्लैशनकोफ नीचे गिरा दी। बोला, हमारे साथ ही आते ही होंगे, तुम बच नहीं पाओगे। वो मुझे धमकी देने से बाज नहीं आया था। मैंने कहा, तुम अपने बाएं हाथ से एक एक करके तमाम हथियार और बिखरा हुआ सामान नशेब की तरफ ले आओ। एक पथरीली चट्टान की आड़ में बैठकर मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया। गो उनके वहां पहुंचने का मतलब यही था कि निक स्टुअर्ट ने वहां अपनी निगरानी खत्म कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो बोला, बेहतर होगा कि मुझे जाने दो। वो मेरे हुक्म पर अमल करने पर आमादा नजर नहीं आ रहा था। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मरजान खान, बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों टांगों और हाथ पांव को सलामत रखते हुए ये काम सर अंजाम दो। अगर एक टांग जख्मी करवा कर तुम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो तो यकीनन मुझे एतराज नहीं होगा। इस मर्तबा उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। थोड़ी देर बाद 4 क्लैशनकोफे, रेंज मास्टर और स्नाइपिंग का दूसरा सामान वो मेरे करीब लाकर ढेर कर चुका था। आड़ में करके मैंने उसकी जामा तलाशी ली और फिर उसी की चादर से पट्टी फाड़ कर उसके हाथ पर बांधी। थोड़ी देर बाद अकरम की लाश को उसके कंधों पर लाद कर मैं उसे अपने आगे चलाकर मखसूस ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। अपनी पीठ पर मैंने रेंज मास्टर का थैला उठाया हुआ था, जबकि क्लैशन मैंने हाथों में तैयार हालत में रखी हुई थी। बाकी क्लैशनकोफे मैंने वहीं एक झाड़ी में छुपा दी। दोपहर ढलने वाली थी और सूरज डूबने से पहले मैं किसी महफूज जगह तक पहुंचना चाहता था। मरजान खान जख्मी हाथों के बावजूद बड़ी आसानी से अकरम की लाश उठाकर चल रहा था। यकीनन वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में था जब वो मुझ पर काबू पाने की कोशिश करता, लेकिन उस बेवकूफ को ये पता नहीं था कि इस वक्त वो पाक आर्मी के एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर के कब्जे में था। मैं इस बारे में जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं एक मखसूस फासला रख कर उसके पीछे चल रहा था, यूं कि ना तो भाग कर मुझसे दूर जा सके और ना अकरम की लाश को मुझ पर फेंक कर कोई फायदा हासिल कर सके। क्लैशनकोफ की एक स्लिंग अकरम की कमर से बांधकर दूसरी स्लिंग का फंदा बनाकर मैंने उसके गले में डाल दिया था और दोनों स्लिंगों को आपस में जोड़ दिया था। इस तरह अकरम की लाश को फेंक कर वो भागने की कतन नहीं सोच सकता था। मेरे हाथ में पकड़े हुए वायरलेस सेट पर उसे पुकारा जाने लगा, मरजान खान, तुम कहाँ पहुंचे हो? ओवर। मैंने कहा, उसे बता दो कि तुम रास्ते में हो। मरजान के करीब पहुंचकर मैंने उसे रोकने का इशारा करते हुए कहा,
रहा और वायरलेस उसके मुंह के करीब पकड़ा। उसने बड़ी शराफत से मेरे हुक्म की तामील की। हमें करीबन आधा घंटा मजीद लगेगा, ओवर। उसका साथी मुतमईन होकर खामोश हो गया। बोला, ठीक है, एहतियात से आना, ओवर एंड ऑल। वापसी के सफर में हमें चढ़ाइयों से ज्यादा उतराइयों का सामना रहा, इसलिए मतलूबा फासला हमने बहुत जल्द तय कर लिया। शाम का अंधेरा गहरा होने से पहले मैं मरजान खान के साथ उस पहाड़ी की बुनियाद में मौजूद था जिसके करीबन दरमियान में मुजाहिदों का ठिकाना था। मलगजा अंधेरा हर तरफ फैल गया था। मैंने मरजान खान को गलत हरकत से रोकने के लिए उसके मजीद नजदीक हो गया था। उसे रुकने का कहकर मैंने सामने जाकर देखा, वो फंदे की गिरह खोलने की कोशिश कर रहा था। क्लैशनकोफ की नाल उसकी ठोड़ी से लगाकर मैंने दूसरे हाथ से गिरह को ठीक करके बांधा। इतनी सर्दी के बावजूद उसके चेहरे और गर्दन पर पसीना बह रहा था। रास्ते में मैंने उसे 2-3 मिनट से ज्यादा सस्ताने का मौका नहीं दिया था। चलो, उसे आगे बढ़ने का इशारा करके मैंने टॉर्च निकाली और मखसूस अंदाज में जलाने बुझाने लगा। फौरन ही रोशनी का इशारा मौसूल हो गया और फिर तवक्को के मुताबिक 10 मिनट बाद 3-4 मुजाहिदीन नीचे उतरते हुए हमारे करीब पहुंच गए थे। अपनी शनाख्त बताकर मैंने उन्हें मजीद करीब बुला लिया। एक ने मेरी पीठ से रेंज मास्टर का थैला उतार कर खुद पहन लिया। उसी ने तशवीश भरे अंदाज में अकरम की बाबत पूछा। मैंने दुखी दिल से कहा, अकरम हम में नहीं रहा। उसने आहिस्ता रवि से आगे बढ़ते मरजान की तरफ इशारा किया। ये कौन है? मैंने कहा, ये दुश्मन है और इसके कंधों पर अकरम की लाश है। मजीद कोई बात किए वो खामोशी से आगे बढ़ गया। ठिकाने पर पहुंचते ही वायरलेस सेट से मरजान पार्टी को पुकारने की आवाजें आना शुरू हो गई थी। मैंने सेट को ऑफ कर दिया। अकरम की लाश को उसके कंधों से उतार कर जिला खान के आदमियों ने मरजान को हाथ पांव बांध कर एक गार में बंद कर दिया था। खाना खाकर मैं उन्हें कारगुजारी सुना रहा था। मेरी बात के इख्तिताम पर कमांडर अब्दुल हक ने जबान खोली। अकरम को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जिला खान ने अपने ख्याल का इजहार किया, जब वक्त पूरा हो जाए तो फिर एहतियात काम नहीं आती। अब्दुल हक ने कहा, तो अब क्या इरादा है? गहरा सांस लेकर मैं खामोश हो गया था। अब्दुल हक ने 1-2 मिनट मेरे जवाब का इंतजार किया। मुस्तकिल खामोश पाकर वो मुझे तसल्ली देने लगा। बोला, इसमें आपकी गलती नहीं है जीशान भाई, बल्कि आपने तो एक के बदले 2 को मौत के घाट उतारा और एक को कैदी बनाकर भी ले आए। इस मर्तबा अब्दुल हक की बात का जवाब दिए बगैर मैं कहवे की खाली प्याली दस्तरखान पर रख कर उठ गया। मैंने कहा, मैं आराम करना चाहता हूँ। बिस्तर में घुसते ही मुझे मायूसी और उदासी ने घेरे में ले लिया था। शेर को सवा शेर टकरा जाए तो यही हुआ करता है। मैं अपनी खामियों का जायजा लेने लगा। उस वक्त मुझे किसी अपने की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर पलवशा मेरे साथ होती तो अब तक मैं अपनी शिकस्त का गम भूल चुका होता, मगर जाने वो कहाँ गुम हो गई थी। अपनी शिकस्त को भुलाकर मैं उसी को सोचता गया और इन्हीं सोचों ने मुझे नींद की वादियों में धकेल दिया, जहाँ अब तक वो मुझसे बिछड़ी नहीं थी। उसके जानदार कहे कहे मेरी समातों को रौनक बख्श रहे थे। उसकी शरारतें मेरे होंठों को हंसने पर मजबूर कर रही थी। मुझसे अटकेलियां करते करते वो एकदम संजीदा हो गई। राजू, क्या कभी आपने खुद से बेहतर निशानेबाज देखा है? मैंने साफ गोई से इकरार किया। निक स्टुअर्ट मुझसे बेहतर है ना? उसने पूछा, आपको कैसे पता चला? क्या आपका कभी आमना सामना हुआ है? मैंने कहा, हाँ। वो बहस करते हुए बोली, तो उसके पहले गोली चलाने की वजह से वो बेहतर हो गया। हो सकता है उसने आपको पहले देख लिया हो और आपकी नजर उस पर बाद में पड़ी हो। मैंने कहा, उसने मेरी टेलीस्कोप साइट के शीशे में गोली मारकर मुझे मार ही दिया था। वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैंने बर वक्त सर हटा लिया। वो वसूख से बोली, किस्मत के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये आपकी महारत ही थी जिसकी वजह से आप उसकी गोली का शिकार होने से बच गए। और अगर उसे एक लम्हे की देर हो गई होती तो यकीनन वो अपना सर पीछे न हटा पाता। मैंने मुंह बनाया, तुम मुझे बस झूठी तसल्लियां दे रही हो। वो बोली, मैं झूठ नहीं कहती और कभी मुझे मायूस न करना। मुझे आप पर बहुत यकीन और भरोसा है। कभी किसी से हार न मानना। मैंने फौरन कहा, तुम फिक्र न करो, निक स्टुअर्ट तो मेरे बाएं हाथ की मार है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। जानती हूँ, अब बस जल्दी से उसका टंटा खत्म करो और मेरे पास आ जाओ। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और मैं कोशिश के बावजूद सो न सका। सुबह की नमाज पढ़कर मैंने नाश्ता किया और तुलुए आफ्ताब के साथ नई लियोपोल्ड साइट निकालकर उसे सिफर करने के लिए गार से बाहर निकल गया। रेंज मास्टर का पूरा थैला ही मैं उठा कर ले आया था। जीरो करने में फासला नापने वाले आले और विंड मीटर की भी जरूरत थी। कमांडर अब्दुल हक ने मुझे राइफल के साथ गार से बाहर जाते देख लिया था। वो भी मेरे पीछे चला आया। उसकी आमद से पहले मैं चंद फायर कर चुका था। बोला, जीशान भाई, लगता है तैयारी शुरू कर दी है। मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कल सुबह सवेरे दोबारा जा रहा हूँ। मेरे लिए किसी समझदार साथी का इंतखाब कर लो। वो मुस्कुराया, यहाँ पर मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। मैंने कहा, तो फिर खुद ही तैयार हो जाओ। मैंने एलिवेशन और डिफ्लेक्शन नॉब में मुनासिब तब्दीली करते हुए कहा। उसने मुंह बनाया, मैं तो पिछली बार भी तैयार था। मैंने कहकहा लगाते हुए कहा, आपकी जिंदगी के कुछ दिन बकाया थे ना, तभी आप साथ नहीं जा सके। उसका कहकहा मुझसे भी बुलंद था। बोला, अच्छा, कैदी से किस वक्त पूछगिछ करोगे? मैंने कहा, आखिरी गोली फायर कर लूं फिर चलते हैं। मैं राइफल के पीछे लेटकर सिफरिंग को परखने के लिए तैयार था। कोई मुनासिब पत्थर ढूंढने के लिए मैंने साइट में देखते ही बैरल को घुमाया। मैं नजदीकी पहाड़ी पर कोई हदफ तलाश कर रहा था। अचानक मुझे दूर एक पहाड़ी पर हरकत नजर आई।
ये वही पहाड़ी थी जिस पर कल अकरम शहीद हुआ था। मस्कूरा पहाड़ी का जमीनी फासला तो ज्यादा था, मगर हवाई फासला 2 किलोमीटर के बकदर ही होगा। वो पहाड़ी हमारे ठिकाने से ज्यादा बुलंदी पर वाक़ थी। मैंने फौरन लेजर रेंज फाइंडर से फासला नापा। 2100 मीटर बन रहा था। बुलंदी का जाविया नाप कर मैंने हिसाब लगाया। 1950 मीटर की रेंज निकली। मैंने फौरन मतलूबा रेंज लगाई और आई ग्लास से मखसूस फासला रखकर अपना गाल बट पर टेक दिया। मेरी तेजी देखते हुए कमांडर अब्दुल हक को भी शक गुजरा था। बोला, खैर तो है, बड़ी तेजी का मुजाहरा कर रहे हो। खुशगवार हैरत के इजहार के साथ उसने थैले से दूरबीन उठाकर आंखों से लगाई। मैंने कहा, कल हम जिस पहाड़ी पर गए थे वहां हरकत नजर आ रही है। ये कहते हुए मैंने साइट में झांकते हुए कहा, 6 नहीं 7 आदमी हैं। कमांडर ने पुरजोश लहजे में तस्दीक की, 8, 9, 10 3 ढलान पर हैं, मगर फासला कुछ ज्यादा नहीं है। उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैंने एक साकिन आदमी पर शिस्त बांधी जो शायद वायरलेस पर बात कर रहा था। ट्रिगर दबाते ही हल्की सी ठक हुई और मज़कूरा शख्स उछल कर नीचे गिर गया। उसे तड़पते देखकर दाएं बाएं मौजूद अफराद उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़े। मजीद 2 के गिरते ही बाकियों की समझ में ये बात आ गई थी कि तड़पने वालों को संभालने से ज्यादा अपने जिस्म को आड़ में रखना अहम होगा। 3 आदमी मुखालिफ जानिब की ढलान में उतरकर मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, जबकि एक मेरी तरफ मौजूद ढलान में उतरने की हिमाकत कर बैठा। उसके 3 साथी और भी मौजूद थे और अपने साथियों की चीखो पुकार सुनकर वो भी ऊपर की तरफ देखने लगा। ढलान पर मौजूद आदमियों का अपने मरने वाले साथियों से इतना ज्यादा फासला नहीं था कि मुझे रेंज में कोई तब्दीली करना पड़ती। मैंने जल्दी से मैगजीन तब्दील की। पहले वाली मैगजीन में सिर्फ 3 ही गोलियां मौजूद थी। नई मैगजीन लगाते ही मैंने राइफल कॉक की और अगली गोली पनाह के लिए गलत समत का चुनाव करने वाले को ले डूबी। ढलान पर पहले से मौजूद 3 आदमी आड़ की तलाश में ऊपर की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें गोलियां चलने की समत मालूम हो गई थी। चंद गज चढ़ाई चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसी चढ़ाई पर भागकर नहीं चढ़ा जा सकता था। अगली 2 गोलियों ने मजीद को जिद्दोजहद से बेनियाज कर दिया। तीसरा एक झाड़ी में दुबक गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि झाड़ी सिर्फ नजरी आड़ दे सकती है, गोली के लिए कोई हिफाजत मुहैया नहीं करती। उसके साथ ही मुझे दूर से फायर की आवाज सुनाई देने लगी। यकीनन वो अंधाधुंध फायर करके एमुनिशन जाया कर रहे थे। 2-3 लम्हे झाड़ी पर शिस्त बांधकर मुझे उसका हयूला नजर आने लगा। उसका सर वगैरह का तो पता नहीं, इसलिए मैंने अंदाजे से ही गोली फायर की। झाड़ी में होने वाली हलचल ने मुझे कामयाब फायर की नवीद सुना दी। मेरे साथ लेटा अब्दुल हक पता नहीं मेरी तारीफ कर रहा था या मुजम्मत। बोला, यार वाकई स्नाइपर बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने अपनी शिस्त बुलंदी पर पड़ी लाशों की तरफ मुंतकिल करते हुए कहा, फौरन कमांडर जिला खान को कहो कि एक पार्टी तैयार करें। मैं यहीं लेटे हुए दुश्मन को लाशें उठाने से रोकूंगा। वो रोशनी खत्म होने से पहले किसी लाश को हाथ नहीं लगा सकते। कमांडर के आदमी छुपते हुए मुनासिब जगहों पर मोर्चे संभाल लें। वो अंधेरा छाते ही अपने साथियों की लाशें उठाने आएंगे और उस वक्त किसी को वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है कहते हुए वो गार के अंदर की तरफ भाग पड़ा। मैं स्नाइपर्स की अजली हड धर्मी और जिद का मुजाहरा करते हुए उसी तरफ मुतवज्जे रहा। हमें तरबियत के दिनों में कई घंटों तक एक ही जानिब शिस्त बांध कर लेटना पड़ता था। पूरे दिन में हदफ ने सिर्फ 30 सेकंड के लिए नमूदार होना होता। फायर करने के लिए एक ही गोली होती थी और नाकामी की सूरत में उस्ताद राव तसव्वुर साहब का सामना करने के ख्याल ही से हमारी रूह फना हो जाती। सरदार खान तो कहा करता था कि अगर कोई गोली हदफ पर न मार सके तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो उस गोली को अपने सर में मारकर इज्जत की मौत कबूल कर ले, वरना राव तसव्वुर साहब की जली कटी बातें सुनकर उसके बाद वैसे भी खुदकुशी कर लेनी है। हम सब राव तसव्वुर साहब से उतना ही डरते थे जितना कव्वा गुलेल से, चूहा बिल्ली और हिरन शेर से डरता है। लेकिन तरबियत के बाद हमें मालूम हुआ कि बज़ाहिर निहायत सख्त दिल और बेरहम नजर आने वाला राव तसव्वुर साहब दिल के कितने नर्म और हमदर्द इंसान हैं। छोटी छोटी बातों पर जज्बाती होकर आंखें नम करने वाले हमारे शफीक उस्ताद ने बस तरबियत के दिनों में जल्लाद का रूप इख्तियार किए रखा। और सच तो ये है कि हमारे जितने भी उस्ताद थे, अगर उनकी मार और फिटकार न होती तो हम कभी भी इतनी सख्त मशकों से न गुजर सकते। बाद में सरदार खान अक्सर राव साहब के बेइज्जती भरे वाज को सुनने के लिए काफी उल्टी सीधी हरकतें कर जाया करता था, मगर तरबियत के दिनों वाली बात फिर कभी मुयस्सर न हुई। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि असल मजा आता है उसी बेइज्जती का जो बेइज्जती महसूस हो, और जब बेइज्जती पंदो नसीहत महसूस होने लगे तब उसका मजा नहीं रहता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती